आज हम उपस्थित हैं बरेली शहर के जाने माने मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल श्री वेदांता में डॉक्टर विमल भारद्वाज जी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। श्रीनाथ मेडिसिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के ब्रज प्रांत के सह संयोजक हैं। और राजनीति में हो, समाज में हो, कहीं ना कहीं ये चेहरा एक ऐसा हो गया है जिस चेहरे से मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो व्यक्ति ये कहे कि डॉक्टर विमल भारद्वाज को हम नहीं जानते हैं। डॉक्टर विमल जी, आपका स्वागत है विश्वास न्यूज़ के पोर्टल चैनल पे। तो कुछ नमस्कार जी। समाज से रिलेटेड, कुछ राजनीति से रिलेटेड और कुछ आपका जो मेन चिकित्सा है यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ थोड़े से प्रश्न हैं हमारी जनता जनार्दन के और हमारे जो हम थोड़ी उत्सुकता है उनको जानने की। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा कि विश्वास न्यूज़ पोर्टल पर आपने थोड़ा हम लोगों को आज समय दिया, अपना कीमती समय निकाल के दिया है। तो कुछ सर, आजकल डेंगू मलेरिया का प्रकोप जारी है और जनता को कुछ अवेयरनेस के लिए क्या बचाव हैं, क्या उपचार हैं, उसके लिए मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, इस समय हर बार हम इसी सवाल का जवाब देते हैं कि डेंगू इन्हीं दिनों, जो सितंबर का महीना होता है, अगस्त का महीना होता है, इसको अक्टूबर तक परेशान रहती है, पूरी जनता परेशान रहती है। जनता के को अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम से हम सब लोग डॉक्टर समय समय बताते रहते हैं। आज फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि डेंगू का मच्छर साफ पानी मिलता है, जब पानी रुका हुआ हो, जैसे कूलर हो गया आपका, जो पानी गर्मियों में इस्तेमाल करते थे, फिर हम छोड़ देते हैं पानी उसमें, या जो फ्रिज की जो पीछे जहाँ पानी ट्रे होती है इकट्ठा हो जाता है, या कहीं बाल्टी में पानी अपने इकट्ठा छोड़ दिया, या कहीं बरसात जब शुरू होती तो कहीं टायर ट्यूब या ऊपर बाल्टी कहीं पानी इकट्ठा हो गया, या आपने घर में कहीं वाटर स्टोर करके रखा है, भूल गए या खुला छोड़ देते हैं। कुछ लोग घरों में मैंने देखा है कि पानी की जहाँ थोड़ी सी टंकी का सरकारी पानी आता है या कम पानी आता है, उस तरह इकट्ठा कर लेते हैं, या आपने घड़े में पानी इकट्ठा कर रखा है अपने पीने का भी, तो आपने वहाँ खुला छोड़ दिया है, उसको दबा के रखें, ढक के रखें, पानी कहीं स्टोर ना करें। और डेंगू का मच्छर जनरली दिन में काटता है और जहाँ थोड़ा सा अंधेरा रहता है, ये मच्छर ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता। मेरी सबसे जो कैस्ट है कि कपड़े पहन के, फुल पहन के रहें। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हम डेंगू से काफ़ी रोकथाम में सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, डेंगू में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। जो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, डेंगू के 90% मरीज स्वतः अगर आप अर्ली ट्रीटमेंट ले लेंगे डे 1, डे 2, थेरेपी, तो आपको अस्पताल आने की जो है सीरियस मरीज नहीं होंगे, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलती क्या करते हैं लोग, शुरू के 2-3 दिन अपने ऐसे निकाल देते हैं, और हाई ग्रेड फीवर जब आता है तो डिहाइड्रेशन, बॉडी पानी की कमी हो जाती है, कैपिलरी, फिर उसमें जो हमारे कंसंट्रेशन होता है ब्लड का, फिर उसमें लीकेज शुरू हो जाता है, पल्मोनरी जो कैपिलरी लीकेज शुरू हो जाता है, फिर पेशेंट और डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उन चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पैरासीटामोल घर पे, अगर जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आप 500 मिलीग्राम की या 650 मिलीग्राम की अकॉर्डिंग टू वेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई और दवा बिल्कुल ना लें, और पैरासीटामोल के अलावा कोई भी बुखार की और कोई पेन किलर बिल्कुल ना लें। एस्प्रिन वगैरह बहुत सी दवाएं स्टेरॉइड लोग लेना शुरू कर देते हैं, वो ना लें। और एक डॉक्टर की जो आपको सलाह हो, बोले बेड रेस्ट पूरा करें। कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो तो आप उसको जितना बेड रेस्ट करेंगे, वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटिंग होता है, सही हो जाता है। बट आप गलती क्या करते हैं कि आप दवाइयाँ लेते नहीं है प्रॉपर सही टाइम पे, और फिर जब डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी होती है, फिर वो और दिक्कतें बढ़ती है। तो बेटर है कि आप बेड रेस्ट करें, जो सलाह डॉक्टर दे उसको आसपास जरूर डॉक्टर है उसको सलाह मशवरा लेकर करें। इन चीज़ों को ध्यान रखें, पानी का सेवन बढ़ा दें, और अगर पेट में दर्द हो रहा है, सूजन हो रही है, उल्टी हो रही है, तो फिर ड्रिप का भी हमें लगता है कि फिर अस्पताल में जाकर ड्रिप चाहूँगा, तो आप खुद सलाह देंगे आपको, तो बेटर हो जितनी जल्दी सलाह ले लेंगे। तो डेंगू की मुझे लगता है जो 8-10% मैंने बताया जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हीं में समस्या होती है। फिर सही उपचार ना मिलने पे स्टेज 2, स्टेज 3 में जब पेशेंट जाता है तो वो डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम इस तरह जब पहुँचता है तो पेशेंट की मॉर्टिलिटी बढ़ जाती है, और फिर ऐसे पेशेंट हम मुश्किल से बचा पाते हैं। तो स्टेज 1, स्टेज 2 में अगर पेशेंट है तो बड़े आराम से वो बिना अस्पताल में एडमिट हुए घर पे ट्रीटमेंट पे, या आप जो कि ओपीडी बेस पे ट्रीटमेंट पे, आप बड़े आराम से सही हो सकते हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य से सीधे मैं टर्न लूँगा राजनीति के मैदान की ओर। तो बस थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि सनातन धर्म पे आजकल बड़ी टीका टिप्पणी हो रही है, तो ये कहाँ तक संगत है? देखिए, ये ओछी मानसिकता है। मैं केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जो हमारी हनुमान चालीसा है, जो महाराज तुलसीदास जी, स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी लिख के गए थे, ये उसी में ही नासा तो आज हम जानते हैं, नासा का एग्जिस्टेंस अभी 150 साल से हुआ है। वो सूर्य की दूरी
उसी हनुमान चालीसा में लिख के चले गए थे। हमारी वैदिक पद्धति है। समस्या यहाँ पर है कि हम आज में अभी मानिए हमारे जो अलग विशिष्ट सांसद लोग हैं विपक्ष के जो अलग राज्यों में जो पदाधिकारी हैं, वो जब टीका टिप्पणी करते हैं तो वो दलगत राजनीति और वोट किसी पर्टिकुलर विशेष समुदाय को विशेष अपना साधने के लिए करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें सभी धर्मों को सम्मान करना चाहिए। एक हिंदुस्तान एक फूलों की बगिया है, अलग अलग सबका अलग अधिकार है अलग अलग मतों को मानने का। हम सभी का सम्मान करते हैं और सनातन धर्मी सभी लोग सबका सम्मान करते हैं। जो करता है टिप्पणी वो गलत है। मैं देख रहा था हमारे जो श्री राहुल गांधी जी को, उन्होंने जो बोला कि कई इंटरव्यू कल ही मैंने कहीं यूट्यूब चैनल पे सुन रहा था, न्यूज़ चैनल पे भी सुना कि वो कह रहे हैं कि हमने वेद भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े हैं। तो महाराज वेद जैसे सारी चीज़ संस्कृत में लिखे हुए हैं, हम लोग भी नहीं जानते क्योंकि संस्कृत हम लोग पढ़ते नहीं हैं। जो पढ़े हैं वही इनको समझ सकता है। तो मैं सभी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जितने हमारे जो लोग हैं सब लोग संस्कृत का ज़रा अपने प्रचलन में बढ़ाएं। और उपनिषद को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसका हिंदी अनुवाद बनारस से जो अच्छे प्रतिष्ठित लोग हैं वहाँ से लें, आपको सही चीज़ों का ज्ञान मिलेगा। जब से पृथ्वी आई है एग्जिस्टेंस में तभी से सनातन धर्म चला आ रहा है। आज जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो देखा होगा पटेल जी बोलते हैं कलयुग प्रथम चरणे, तो ये सबको विदित है कि हम प्रथम चरण में कलयुग में है। कलयुग की टोटल आयु 4,32,000 वर्ष है और लगभग हमारे गीता में और ऋग्वेद में दोनों में साफ साफ लिखा हुआ है। ये वेद हमारे ईश्वर की रचना है, ये किसी ऐसे नहीं कि हम अपने हिसाब से बोल दें। तो वहाँ पर भी ऋषि वेद में भी है और गीता के में भी लिखा हुआ है। गीता आप जानते हो किसने बोली थी, कहाँ से आई थी? तो ये द्वापर युग में आई थी। अब जब कलयुग की आयु है, जब 4,32,000 वर्ष बता रहा हूँ, तो उससे पहले गीता भगवान श्री कृष्ण ने बताई थी वो द्वापर युग में। तो उन सब में इनकी सब का वर्णन लिखा हुआ है, कहाँ कब क्या है। तो प्रथम चरण की जो आयु है कलयुग की वो 4,19,000 वर्ष लगभग बीत चुकी है। अब 5,19,000 वर्ष बीत चुकी है। तो 5,000 जो लोग बोलते हैं 5,000 वर्ष से पुरानी संस्कृति नहीं, आदि अनंत काल से है, मैं उसका थोड़ा सा खंडन करूंगा। हमारी संस्कृति आदि अनंत काल से चली आ रही है। तो हमें कहने की जरूरत नहीं। जो लोग अलग बातें करते हैं, कुछ लोग मैंने भी देखा है, मैं टीका टिप्पणी किसी को नहीं करना चाहता, ये किसी भी चाहे किसी भी संप्रदाय के लोगों, हम लोगों को बिल्कुल भी धर्म से टीका टिप्पणी किसी भी नहीं कीजिए। किसी भी, हम हर मजहब का, हर संप्रदाय का, चाहे वो हमारा जो भी मानने वाले हैं उनका सबका सम्मान करेंगे। सबका अपना अधिकार है। मेरा अधिकार है मैं क्या मानता हूँ, आपका अधिकार है आप क्या मानते हैं। ईश्वर ने किसी को देखा नहीं है, उनकी जो पद्धति है उसको अपनाते हैं। हर एक का अपना स्वयं जीने का अधिकार है, उनको मानना चाहिए। अब रामचरितमानस के ऊपर हमारे कुछ लोग हैं जो टिप्पणी करते हैं, उनको मैं अज्ञानता मूर्ख हैं वो लोग, उनको मैं मुंह की संज्ञा ही दूंगा। जो ढोल गमार सूत्र उस पर भी इस तरह की जो बातें करते हैं, आप उसमें भी अलग कहा गया है, वो अवधी भाषा में लिखी गई है। उसको लोग हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता हैं श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कई चैनल पर जाके उसका अनुवाद कर चुके हैं, बता चुके हैं। मैं भी एक जगह गया था, वहाँ पे भी कई लोगों ने इसकी बात करी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस तरह की बातें ना करें। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये फूलों की बगिया है, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और जो लोग इस पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो खुद सनातन धर्मी है? ये भी एक बड़ा प्रश्न है जो को मीडिया नहीं उठाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वो खुद सनातन धर्मी है, वो क्या सनातन धर्म को मानना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि खुद, अब मैं नहीं अगर कुछ टीका टिप्पणी करूँगा तो लगेगा कुछ अब मैं किसी अन्य संप्रदाय पर टीका टिप्पणी कर रहा हूँ। जो भी चाहे वो साउथ में एक मंत्री हैं, जानते होंगे, उन्होंने भी बात उठाई, और भी लोग हैं, क्या वो सनातन धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं जानते। वो कभी तो कहीं शनिवार को कहीं और मिलते हैं, इतवार को कहीं और मिलते हैं। मैं नहीं उस पर ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। राजनीति करनी है तो आप अपने तरीके से राजनीति करिए। आपको वोट लाने, तो वोट आप इससे अपनी पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। और मैं ऐसे नेताओं से भी कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष की हमारी जो कभी जो नेता थे, भाजपा कभी विपक्ष में थी, तो कभी भाजपा ने किसी नेता ने जाके विदेश में जाके भारत के विरोध में कभी नहीं बोला। हमारी याद हो गई वो स्वर्णिम काल था हमारे पास, जब वो प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय श्री नरसिम्हा राव जी थे। उन्होंने हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी जी को भेजा था विदेश में। तो विपक्ष के लोग, पाकिस्तान के लोग और अदर देशों के लोग चौंक गए थे कि बताइए विपक्ष के लोग प्रेजेंट कर रहे हैं आगे। तो उस दलगत राजनीति से उठ के अच्छी राजनीति करें। अगर अच्छा आप काम करेंगे तो आप भी आएंगे सत्ता में। आज हम धन्य हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हुए हैं, माननीय श्री मोदी जी, जिनका मतलब मैं जिन लोगों से बात करता हूँ, मेरा स्वयं की भी बहुत सारे अनुभव है, आपको भी अनुभव होंगे। वो बोलते हैं कि वो यहाँ से धरती की लगती है, बिरले हैं वो हम लोग कल के लिए लड़ते हैं, कल क्या होगा, आज के लिए लड़ते हैं।
वो 2047 की तैयारी करे बैठे हुए हैं कि हमें देश को कहाँ ले जाना है, देश को हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है 5वीं से। अब समझना चाहिए बैठ के, तो मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरह राजनीति को ले जा रहे हैं। जी सर, हर वर्ग को मोदी जी की बात हुई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे हैं, तो महिलाओं को लेकर कुछ खास योजनाएं कुछ जो आप प्रकाश डाल। देखो, प्रधानमंत्री जिस दिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जिस दिन सत्ता में आए थे, उस दिन आपने याद होगा कि बहुत से लोगों ने शौचालय की सबसे पहले उन्होंने बात की थी। लोग कहने लगे शौचालय ये क्या है, ये क्या विषय छोड़ दिया, देश के प्रधानमंत्री आए तो कुछ और बात करेंगे, ये बात करेंगे। उनका विजन मतलब किसी ने मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते लोग क्या सोचते हैं। वो हर समय हर समाज के हर तबके के वर्ग के लिए बारे में सोचते हैं। तो वो क्या थी योजना, महिलाओं के लिए थी, महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए। आज देखिए शौचालय कितने लोग हर घर के घर में लगभग पहुंच चुका है। दूसरी बात उन्होंने बात की जनधन की, तो लोग उस वक्त भी विपक्ष के लोग मजाक बना रहे थे कि जनधन से क्या होगा, योजना से क्या होगा। जीरो बैलेंस खाता वो यहाँ होते नहीं जमा करने के लिए, किसी ने सोचे नहीं था आगे क्या होगा। हमारे देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे, उन्होंने कहा था कि पहले 1 पैसे से जो हम देते हैं 100 पैसे में करीब 85 पैसा जो है पहुंचता है, सॉरी खा जाते हैं लोग बीच में, और 15 पैसा ही पहुंचता है। आज यथार्थ कर दिया मोदी जी ने उसको, उन्होंने तब संज्ञान में लिया होगा, उन्होंने उसको योजना भी जो है जो आती थी इस तरह की बिचौलियों को खत्म किया। अब सारा पैसा आप जाइए एक बटन दबाइए, हर चीज का पैसा सीधा बैंक में खाते में जा रहा है समाज के, तो लोग खुश हैं। अब देखिए उसके बाद फिर उन्होंने उज्ज्वला योजना लाए, लोगों को घर दिए करोड़ों की संख्या, फिर आयुष्मान कार्ड दिए, विश्व की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड योजना है। अब वो फिर उसका विकास हो रहा है योजना का बदलाव लाके। तो मोदी जी ने अभी हमारे माननीय मोदी जी ने अभी देखा हुआ कि लगभग 300 रुपए उज्ज्वला योजना में लोगों को दी है, सब्सिडी दी हुई है। और आपने देखो तीसरी बड़ी इकोनॉमी की बात हो रही है, तो कहाँ से हो रही है ये पैसा? तभी दे पा रही है योजना सरकार जब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। बात है पहले की सरकार है बिचौलिए बहुत है। आप डिफेंस में देख लीजिए, डिफेंस में पहले क्या होता था कि कोई राष्ट्र सौदा करने से जो रक्षा के सौदा होते थे डरते थे। आज जो आर्मी कहती है कि हमें ये चाहिए, वो तुरंत ठीक है आप लाइए, प्रपोजल दीजिए, कहाँ से लाना है, कोटेशन लिया और सामने आ गया, हर चीज सामने आ गई। जब आप पिछली बार जब सरकार चुनाव के मोड में गई थी 2019 में, राफेल का मुद्दा उठाया था, हमारे विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी डांट लगी और उनको सब झूठ का पुलिंदा उजागर हो गया। तो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं जितनी सबसे ज्यादा, अभी देखा हुआ आपने जो हमारा जो बिल आ गया, महिला आरक्षण बिल भी आ गया, हर समय 50% आबादी है। मतलब आप देखिए, जो मैं एज ए डॉक्टर बताना चाहता हूँ कि जो महिलाएं प्रसूति की होती, प्रेग्नेंट होती, उनके लिए अलग योजना है, उनको डिलीवरी की अलग योजना है, उनके लिए भी 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। अब सरकार मतलब इतनी तुरंत कार्य कर रही महिलाओं के ऊपर, जो 50% आबादी है। आपने देखा होगा यही कारण है, मैं फिर जवाब आपको जोड़ देना चाहता हूँ, यही कारण है कि जो पहले सेक्स रेशो था, पहले 1000 पुरुष में महिलाएं बहुत कम थी, वो अब पहले जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 914 के आसपास थी, अब वो संख्या 958 या 60 के ऊपर जा चुकी है। तो अभी आप जानिए ना हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। तो महिलाओं से रिलेटेड सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ अभी देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना ला के रख दी सर। मतलब हम जो सोचते हैं कि इसका गुजर बसर कैसे होगा, प्रधानमंत्री उससे पहले वो तैयारी करे बैठे होते हैं। तो ऐसे मतलब मैंने या आप सब ने स्वामी विवेकानंद जी को तो मैंने तो नहीं देखा, आपने उनके बारे में सुना है, बट हमें उन्हीं के तरह देवतुल प्रधानमंत्री, उन्हीं के नाम राशि नरेंद्र जी मिले हुए हैं। ये भी हमें विश्व गुरु बनाने पे हम हम जब चल चुके हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु हमारे देश को जरूर बनाएंगे। हाल ही में सर थोड़ा हौसला अफजाई हो जाएगी हमारे खिलाड़ियों की, जो गेम्स चल रहे हैं उसमें हम स्वर्ण पदक और रजत पदक, कांस्य पदक की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, भारत देश बढ़ रहा है। तो उस पर मैं 2 लाइन कहना। देखिए, मुझे बड़ा गर्व होता है कहते हुए कि पहले हम सोचते थे 1 पदक मिल गया, 4 पदक मिल गया, 10 पदक मिल गया, बड़े खुश हो जाते थे कि भाई हमारा देश भी कुछ कर रहा है। फिर सोचते थे यार हमारे पदक आ क्यों नहीं रहे हैं। आज आप देखिए 100 से ऊपर निकल चुकी है। कल तक 95 थे, अभी मेरी जानकारी में अभी देख रहा था, तो 100 से ऊपर अब हमारे पदक की श्रेणी हो चुकी है। अभी चाइना भी इस पर कल नीरज जी के साथ, परसों जो नीरज के साथ जो हुआ, और बहुत कोशिश करी कि उनको कैसे गोल्ड मेडल ना मिले, लेकिन जो हीरा होता है वो हीरा रहता है। तो हम अपनी जो टीम है, ये जो हमारी गई है वहाँ पर
इस न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, जो इस तरह की जो हमारी हर चीज़ पे उन्होंने उनके न्यूट्रिशन पे, उनकी सुविधाओं पे कैसे आधुनिकीकरण किया जाए, कैसे वहाँ पर जहाँ पर लोगों को जो सुविधाएं कैसे मिलें, लोगों को कैसे कोच अच्छे मिलें, कौन वर्ल्ड क्लास स्टेबल लेवल के हमारे स्टेडियम बने, वर्ल्ड क्लास लेवल की सुविधाएं मिल जाएँ, इसी कारण से आज जो बढ़ रहा है। दूसरी इसी में जोड़ता चलूँ मैं आपको कि आपने देखा होगा कि हमारा चंद्रयान, तो मैं पढ़ा, जब पहले पढ़ता था कि आज वो साइंटिस्ट छोड़ के चला गया, उस साइंटिस्ट की हत्या हो गई, आज ये हो गया, इसरो, DRDO, मैं बड़ा परेशान रहता था आज से करीब 15-20 साल पहले। अब देखा होगा आपने, कभी सुना है कभी ऐसा कुछ कोई घटना है? अब DRDO लोग कहते हैं कि साहब इसमें राजनीति नहीं करूँ, राजनीति करनी चाहिए क्योंकि साइंटिस्ट का काम है भाई, वो देश का मान बढ़ा रहा है, बट उनके लिए फ्री फंड देना, मतलब खुले हाथ छोड़ देना, जो उनके जो फंड जो मांगे फ्री हैंड छोड़ देना, जो उनको मांगा, जो फंड में अवेलेबल कराया गया। आप देखा होगा रक्षा बजट से लेके जो हमारा DRDO का बजट है, जो हमारा इसरो का बजट है, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। इसी कारण से वो फ्री हैंड मिला हुआ, फ्री हैंड बजट है उनके पास, तभी तो यूज कर पा रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं आपको इतना ही मिलेगा, इतना ही में काम निपटा हो ही नहीं पा रहा, तो आप प्रोजेक्ट बंद कर देते थे। तो जब आपके पास, और ये मैं फिर वो कहना चाह रहा हूँ, ये पैसा आ कहाँ से रहा है? वही सरकार, वही हम लोग, वही देश, वही जनता। तो टैक्स पेयर, जब मोदी जी आए थे उससे पहले टैक्स पेयर कितने थे इस देश में? आज टैक्स पेयर कितने हैं? तो फंड बढ़ा। फिर जब भ्रष्टाचार हो ही नहीं रहा है, पहले हर सौदे में हर जगह आप देख लो ना, अब वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि पहले जहां देखो वो 1G 2G 4G जाने कहाँ का घोटाले, कोयला से लेके कुछ नहीं है। तो जो पैसा बचेगा वो कहाँ लगेगा? देश के विकास में तो लगेगा, इसलिए देश का विकास हो रहा है। इसलिए हमारा देश आज, अब सबसे बड़ी देखो आप कि G20 में क्या हुआ। G20 में अभी पिछले 24 घंटे में, अभी मैं पिछले कल की बात कर रहा हूँ, अभी तो 48 घंटे होने जा रहे हैं, पुतिन जी ने 2 बार मोदी जी की तारीफ की है, 2 बार। मतलब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका झुक के चला गया। अब कनाडा को कितना तगड़ा मैसेज दिया है, अभी जो जिस तरह की राजनीति चल रही है, कनाडा ने जो भी अपना प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी, क्योंकि वहां भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो संदेश दिया, आप भारत को छेड़े नहीं, पहले वाला भारत नहीं रहा, अगर आप छेड़ेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। तो उसने बैकफुट पे पिछले हफ्ते भर से 10 दिन से बैकफुट पे चल रहा है कनाडा, लेकिन अभी उन्होंने मोदी जी ने कह दिया कि अपने जो आपकी जो राजनीति है लगभग 40 से ज़्यादा यहाँ से वापस ले जाइए, क्योंकि उनकी संख्या जितनी, हमारे देखो एक नियम होता है डिप्लोमेसी का कि जितने मेरे यहाँ राजनीतिक लोग हैं उतने ही आपको यहाँ रखने, लेकिन उसने उससे ज़्यादा डबल रख रखे थे, कई बार लेटर लिखा गया, लेकिन इस बार साफ संदेश दे दिया गया कनाडा को, अब उनको भी समझ में आ गई। तो भारत कभी किसी के आंख दिखा के बात नहीं करता, लेकिन आंख मिला के बात करना सीख लिया है। इसलिए हम सब भारतवासियों को गर्व है। ये भारत एक फूलों की बगिया है, यहाँ पर जो 135 से 40 करोड़ देशवासी रहते हैं, हम सब देश के लिए लगे हुए हैं, हर एक का योगदान है। अभी मैं एक बहुत अच्छी बात सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी ने एक कभी रैली में कहा कि ये विकास के काम हो रहे हैं, आप चाहते हो बदलाव, ये कैसे होंगे? तो उन्होंने कहा कि मोदी जी आप करेंगे। तो उन्होंने सीधा साफ जवाब दिया उनको कि नहीं, ये आपका एक वोट करेगा, ये आप करेंगे, अगर सही निर्णय लेंगे। आपने देखा होगा 2014 से पहले जो सरकारें आती थी, हमारा एक कालखंड रहा है करीब 25-30 साल का, जिसमें मिली जुली सरकारें आती थी, तो उसमें एक सरकार कोई डिसीजन लेना चाहती, दूसरी नहीं ले पाती थी। तो मैं देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार चुने। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तब आपके वोट का सदुपयोग होगा। यही कारण है कि मोदी जी को जितनी ताकत मिलेगी उतनी ही आपकी ताकत बढ़ेगी। मोदी जी आपको ताकत दे रहे हैं, मोदी जी प्रधान सेवक की तरह, उनको क्या है, वो कहे, पिछली बार भी कहा था उन्होंने कि मैं तो पक्का आदमी हूँ, मैं आज यहाँ हूँ, कल मैं और चला जाऊँगा। वो उन्होंने धुनी एक संत का जीवन विचार बिताया हुआ है। और प्रधानमंत्री जी को जो मैंने अध्ययन किया हुआ, मैंने जानता हूँ कि वो 24 घंटे में से कल लगभग 17 से 18 घंटे काम करते हैं। इस एज में हम लोग नहीं कर सकते। जब हम जहाँ खड़े हैं 45 साल की उम्र में, 48 साल की उम्र में, हम लोग जरा देर में थक जाते हैं, 7-8 घंटे काम कर, 10 घंटे 15 घंटे काम करके ये दिखाते हैं कि हम 2 दिन रेस्ट कर लें। प्रधानमंत्री छुट्टी नहीं लेते। आप जाइए, कब उन्होंने प्रधानमंत्री, अगर वो जाएंगे दौरे पर तो प्लेन में बैठे काम करते रहते हैं। अधिकारी लोग वहाँ परेशान रहते हैं कि साहब कब हमें छुट्टी मिल जाए। प्रधानमंत्री थोड़ा कहते तो अधिकारी लोग को भी क्या रखा है, आप आइए काम करिए, जितना काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो बता दीजिए, मैं खुद कर लूंगा, किसी और से करा लूंगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी कहाँ मिलेंगे जिनका विजन, इसलिए वो आज विश्व गुरु की ओर हमारा देश बढ़ चुका है, विश्व गुरु कहलाने लगा है। और वो ऑस्ट्रेलिया मोदी जी को बॉस बोलता है, जितने सब देश के नेता हैं सब उनको मानते हैं कि इनमें कुछ बात है। तभी आज बाइडेन साहब भी, याद है जब बाइडेन साहब पिछली बार इलेक्शन जब आए थे तो उन्होंने पूछा था, तब वो नहीं समझ रहे थे, लेकिन आज बाइडेन साहब उनके पीछे पीछे, डोनाल्ड ट्रंप भी हो गए, जो भी देश हो सब उनको लोहा मानता है। और लोहा हमारा, अगर विश्व में अगर हमारा नेता मजबूत होगा तो हमारा देश मजबूत होगा, योजनाएं अच्छी बनेगी, हमारा देश मजबूत होगा तो आर्थिक विकास मेरा भी होगा, आपका भी होगा। हम लोग अपना लिए काम तो कर ही रहे दिन रात,
हमारे देश के साथ। और एक बहुत बताते चलूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि 18,000 गाँव में, लगभग 18,000 से ज़्यादा, सही डाटा मुझे एग्जैक्ट मुझे जितना याद रहा है पहले का, अभी का तो और बढ़ चुके होंगे गाँव, बिजली ही नहीं पहुँची थी। अब वो बिजली वहाँ पहुँच चुकी है। आप सोचो, कई में टीवी पे दिखाते थे ऐसे असम में और ऐसे कई गाँव में कि सब पहली बार बिजली, लोग रोने लगे थे, सब आज हम बिजली ऐसी होती है। तो आप समझिए कहाँ से कहाँ देश को पहुँचा। इसीलिए मोदी जी ने, चाहे वो मुस्लिम समाज का लोग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक लोग हों, चाहे वो हमारे सिख समाज के भाई लोग हों, चाहे वो सनातन धर्म के लोग मानने वाले, सभी के उनके दिलों को छुआ है। राजनीति आज आप कर लोगे, आप अनगिनत कहा भी कर लोगे। जैसे अभी देखो, आप पार्टी के आप नेता सब कलई खुल रही है, वो आए थे सब राजनीति का करने, लेकिन उन्होंने करा, बोला कुछ, करा कुछ, और सामने दिख रहा आरोप लगाते रहे। मोदी कभी विचलित नहीं होते। अब आप देखिए कैसे लोग चीख रहे हैं, जितने भी आप भ्रष्टाचार को सब जेल में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए हमें दोबारा चुनना चाहिए। मुझे उम्मीद, बहुत शुभकामनाएं कि 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी की सरकार आएगी। मेरा पूरा विश्वास है कि जितना पिछली बार वोट मिले थे, सांसद जी चुन के गए थे, उससे कम 25 से 30 ज़्यादा ही चुन के आएंगे। आप देख लीजिए। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने अलग अलग विषयों को पर ध्यान केंद्रित करके लोगों को समझाया है, बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बहुमूल्य समय देने के लिए सर। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार।